आज हम बात करेंगे बेटा एसी सर्किट कंटेन्स कैपेसिटर ओनली, यानी कि अगर एसी सर्किट में खाली कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जाता है तो हमारा जो करंट है बेटा उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, आज हम इस चीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो मान लिया जाए ये बेटा एक कैपेसिटर है हमारा, और इस कैपेसिटर को मान लिया मैंने एक फिर से वही एसी सोर्स के साथ बेटा कनेक्ट करा दिया, जहाँ पे एसी का जो आपका ईएमएफ है वो क्या होता है बेटा आपका ई नोट साइन ओमेगा टी। क्लियर बात। उसके बाद हमने कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इसका जो आपका V होता है वो किसके बराबर होता है बेटा आपका Q/C। क्लियर बात। तो जैसे ही हम इस चीज़ को यहाँ पे यूज करेंगे तो आप जानते हैं कि जब E = E नोट साइन ओमेगा टी होगा तो आपको पता है कि जो E है वो कितना है बेटा हमारे हिसाब से V। तो यानी कि इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा आपका Q/C = E नोट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आएगा बेटा आपके पास Q = C E नोट साइन ओमेगा। क्लियर है बात। तो अब एक चीज बताइए, आपके पास ये चार्ज के लिए एक इक्वेशन आ गया। तो अगर चार्ज के लिए आपके पास ये इक्वेशन आ गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा चार्ज होगा, चार्ज से करंट कैसे मिलता है। सीधी सी बात है बेटा dQ/dt करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dQ/dt को तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा करंट, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो ये C E नोट और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना होता है बेटा आपका ओमेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका मिला ओमेगा C E नोट cos ओमेगा टी। क्लियर बात। तो अगर आप अपनी इक्वेशन को फिर से देखें तो आपका इक्वेशन क्या होता है बेटा, आपका इक्वेशन होता है करंट का I नोट साइन ओमेगा टी। यानी कि अगर हम इस चीज के ऊपर काम करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा करंट है, जो करंट है हमारा वो कितना है बेटा आपका I नोट साइन ओमेगा टी, और आया हमारे पास ये। तो यानी कि पहले हमें इसको इस रूप में बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको इस रूप में बनाने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले ई नोट आपका एज इट इज, सबसे पहले इस ओमेगा सी को मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो इसको मैंने लिख दिया बेटा 1/ओमेगा सी, ये आपका cos ओमेगा टी एज इट इज। तो यहाँ पे जो ये सबसे पहले 1/ओमेगा सी होता है, ठीक है, जो आपका 1/ओमेगा सी होता है, क्या है आपके पास, यहाँ पे लिख देता हूं मैं I = E नोट अपॉन 1/ओमेगा सी cos ओमेगा टी। ये है बेटा आपका। तो जैसे वहां पे लिखा था हमने, तो यहाँ पे 1/ओमेगा सी को क्या कहते हैं बेटा XC। क्या बोलते हैं इसको? XC, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर बेटा बात। और जैसे ही अब आप देखेंगे तो इसमें एक चीज की और कमी है, तो यहाँ तो मैं XC लिख सकता हूँ, इसको कोस का भी साइन बनाना पड़ेगा। तो इसको आप अब की बार क्या लिखेंगे बेटा, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। क्लियर बेटा बात। तो आप देखेंगे कि जो आपका करंट है वो ईएमएफ से अब की बार कितना आगे हो गया, क्योंकि प्लस है भाई। ईएमएफ का फेज कितना होता है बेटा आपका ओमेगा टी फेज होता है, ये कितना है ओमेगा टी प्लस π/2, यानी कि हमारा करंट उससे π/2 अब की बार कहाँ चलेगा बेटा आपका आगे। तो अगर इसको फिर से फेजर डायग्राम में मैं कंसिडर करूं तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, एट ओमेगा टी, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा ई को। क्लियर बात। तो यहाँ पे अगर हम करंट देखेंगे तो करंट π/2 आगे कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा बेटा किसको, आपका करंट को। क्लियर बेटा बात। तीसरी चीज, अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ आप जानते हैं कि ईएमएफ का ग्राफ कैसा होता है बेटा आपका, ये होता है। लेकिन अब की बार ये π/2 आ गया है तो ग्राफ कहाँ से चलेगा करंट का बेटा, यहाँ से, इस टाइप से। क्लियर बेटा बात। तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ई को, और ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा आपका आई को। क्लियर बात। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको पूरा दिखा देता हूं आप लोगों को। ये ऐसे, तो सबसे पहले ईएमएफ से करंट निकाला, करंट को बेटा कंपेयर कराना है। कंपेयर करा के आप देखेंगे कि कैपेसिटर के केस में जो करंट होता है वो π/2 फेज आगे मूव करता है, किससे बेटा आपका ईएमएफ से। तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी बेटा, इसको एक बार पढ़ें, ठीक है, फिर कल बात करें।